ये मत सोचिए कि अगर किसी का पिताजी आईएएस है तो आईएएस बनना उसके लिए ईज़ी है। एसडीएम कोई भी पोस्ट पर जाते हो, बट फाइनेंशियली क्या लगता है आपको किस तरीके की ग्रोथ हो पाती है? तो फाइनेंशियली गवर्नमेंट जॉब जो है एक ठीक-ठाक जॉब है। अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो अच्छा है बिज़नेस करो। आप कोई भी एक काम करते हैं, 1 साल करेंगे, 2 साल करेंगे, तीसरी साल आप खुद बोर होने लग जाएँगे। तो जो नोवेल्टी फैक्टर है, नया काम करने का जो है, नया सीखने का जो है, वो मौका आपको आईएएस में मिलता है। सो क्या पावर होते हैं आईएएस ऑफिसर्स के पास, अगर हम आपसे जानना चाहें? आईएएस ऑफिसर के पास में जो है पावर्स क्या होती है, ये डिपेंड करता है वो किस पोस्ट पे काम कर रहे हैं। यस, राइट। आईएएस ऑफिसर्स को काफी शार्प माइंडेड देखा जाता है। या माँ के पेट से कोई इंटेलिजेंट या डफर नहीं होता। एक चीज़ जो आपके बस में है वो है मेहनत करना। जो मुझे लगता है 4 चीज़ें हर आदमी के लाइफ में इम्पोर्टेंट है, वो ये है नंबर 1 आपके पास एक गोल ज़रूर होना चाहिए। आप जीवन में जहाँ पे भी हैं, एक विज़न, एक सपना, एक गोल होना ज़रूरी है। और क्या हॉबीज आप रखते हैं सर? थोड़ा मैं सिंगिंग कर लेता हूँ। सिंगिंग कर लेते हैं? कोई एक दो लिरिक्स सुनाना चाहें सर? जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट ऑफ फ्रेंड्स। अभी हमारे साथ हैं केशव हिंगोनिया सर, जो कि 2012 बैच आईएएस ऑफिसर है। सर का जो करंटली अभी पोस्ट है वो है सेक्रेटरी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अभी सर चंडीगढ़ में पोस्टेड है। सो आज हम सर से जानते हैं उनका एक्सपीरियंस ओवर द ईयर कैसा रहा, और डिस्कस करते हैं आईएएस ऑफिसर्स की जर्नी के बारे में। सर सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू देवेंद्र फॉर इनवाइटिंग मी। ओके सर। सर आपकी जर्नी कब स्टार्ट हुई थी एज अ आईएएस ऑफिसर्स के बारे में, आपने कब से सोचना स्टार्ट किया था? देवेंद्र मेरे ख्याल से मैं उस समय 10th क्लास में था हम्म। जब मेरे डैड की पोस्टिंग डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट में थी। तो वहाँ पे मुझे याद है हम एक छोटे से किसी गेट टुगेदर पे गए थे। ओके। तो वहाँ पे जो उस टाइम पे एसपी साहब थे उन्होंने पूछा था मुझसे क्या बनना चाहते हो। तो मुझे पहली बार ही मैंने उनको कहा था कि मैं आईएएस बनना चाहता हूँ। शायद मुझे इतना पता भी नहीं था उस टाइम में कि आईएएस क्या होता है क्या नहीं होता है। बट उसके बाद में जो ये बचपन का जो सपना था मेरे ख्याल से जो इसके लिए मैं कमिटेड जब हुआ तो ये आईआईटी के बाद में मैंने फिर इसके लिए। वेट 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 फ्रेंड्स, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना। बेहद ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहले आप एक क्वेश्चन पढ़िए और इसका करेंट आंसर आप मुझे बताइए। क्वेश्चन इज, हु वॉज द ग्रीक एम्बेसडर सेंट टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य? फर्स्ट ऑप्शन अलेक्जेंडर, मेगास्थनीज, सेल्यूकस, एंटिओकस। इस ऑप्शन का सही आंसर है बी, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज एक यूनानी राजदूत था जिसे सेल्यूकस ने भेजा था। मेगास्थनीज को भारत में मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। कैसा होगा फ्रेंड्स अगर मैं आपसे कहूं कि ये 50 सिंपल से क्वेश्चंस के आंसर देने के बाद आपको मैकबुक, आईपैड और टैबलेट फ्री मिल सकता है, या फिर मैं आपसे कहूं कि फ्री में आपको ऑस्ट्रेलिया की ट्रिप मिल सकती है और आपको बॉर्डर गवास्कर मैच देखने का मौका। आप लोग कहेंगे ये सुनने में तो काफी एक्साइटिंग है लेकिन पॉसिबल नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आप लोग तैयार हो जाएं। संडे 10 नवंबर को अनअकैडमी लेकर आया है यूसीएससी टेस्ट, जो कि सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स को ऐसे ही क्वेश्चन के जवाब देकर जीत सकते हैं 50 करोड़ तक के रिवॉर्ड्स एंड स्कॉलरशिप। सो फ्रेंड्स, आप लोग इस संडे को सुबह 11 बजे और शाम 5 बजे इस टेस्ट में अपेयर हो सकते हैं। चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हो, इंग्लिश मीडियम के, दोनों मीडियम में आपको ऐसे ही सिंपल से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। सो जल्दी जाके इनरोल करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा और एक्साइटिंग एंड अमेजिंग रिवॉर्ड्स जीतें। सीरियसली प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया। ओके। सो आपने आईआईटी भी क्रैक किया सर, तो आपने उधर क्यों नहीं सोचा कि गवर्नमेंट जॉब में ना करने से अच्छा है कि प्राइवेट सेक्टर में जाए, और काइंड ऑफ अच्छा पैकेज करोड़ में तो मिल ही जाता है अगर आप आईआईटी से पास आउट हो? नहीं ऐसा ये जो थोड़ा आपका आईआईटी से पास आउट हो तो करोड़ का पैकेज मिल ही जाएगा, ये मिथ ही बोलूँगा मैं इसको, ये रियलिटी नहीं है। ओके। सो अब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं वो आईआईटी की तैयारी ना करके सिंपल ग्रेजुएशन करके यूपीएससी की तैयारी करें? नहीं नहीं ऐसा भी नहीं है। जी।
मैं पहले आपको बता देता हूँ कि जब मैं आईआईटी में गया था, आईआईटी बॉम्बे में गया था। हाँ। आईआईटी बॉम्बे में जाकर के मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ी थी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद में जो मेरा जॉब वहाँ पे लगा था, वो लगा था डीआरडीओ में, ओके। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में। तो वहाँ पे मैंने कुछ समय काम किया, पर वो जो जॉब था वो रिसर्च से रिलेटेड था। हाँ। और क्योंकि मेरे डैड ने पहले पुलिस में काम किया हुआ था, तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ज़्यादा अट्रैक्टेड था, तो इसलिए फिर मैंने वो जॉब छोड़ करके जो है सिविल सर्विसेज की तरफ आगे बढ़ा। सर, जैसे कि आपने बताया कि आपके फादर डीएसपी थे और आपके गेट टुगेदर में गए थे जहाँ पर कि आपसे एसपी ने पूछा कि आपको क्या बनना है, तो आपने जवाब दिया कि आईएएस ऑफिसर। सर, आपको क्या लगता है कि बैकग्राउंड जो होता है, जैसे आपके फादर डीएसपी थे तो कहीं ना कहीं आपका सिविल सर्विसेज का बैकग्राउंड रहा है, तो ये बैकग्राउंड जो रहता है वो हेल्प करता है? और जनरली ये भी कहा जाता है स्टूडेंट्स के बीच में कि यार उनके तो फादर ये थे इसलिए उनका तो सिलेक्शन हो नहीं था, बट अगर हम सेम पॉइंट ऑफ व्यू पे देखें तो यूपीएससी की जो तैयारी है, एग्जाम क्रैक करना अपने आप में काफ़ी डिफिकल्ट है। इवन कई बार जो टॉपर्स हमने देखे हैं जो एक दो बार एग्जाम निकाल देते हैं, तीसरी बार अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो उनका प्रीलिम्स भी क्रैक नहीं होता है। इसमें सबसे पहले मैं बताऊंगा कि मेरे डैड ने जो एक्चुअली वो आईएएस बनना चाहते थे, उन्होंने खुद ने इलाहाबाद से, उस टाइम पे इलाहाबाद में कोचिंग होती थी, जी। तो इलाहाबाद से उन्होंने कोचिंग भी करी थी, पर उनका आईएएस में नहीं हो पाया था। उनका जो है फाइनली राजस्थान पुलिस सर्विसेज में एसडीएसपी सिलेक्शन हुआ था। तो मैं उनका ये सुनता रहता था उनसे कि अच्छा ठीक है डीएसपी तो बन गए, बट एक्चुअली आईएएस बनना चाहते थे। तो उनका कहीं ना कहीं सपना था कि चलो मैं नहीं बन पाया तो बेटा आईएएस बन जाए। तो इस तरीके से उन्होंने मुझे गाइड इस तरीके से किया था कि जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी जब मैंने आईआईटी में ली, तो मुझे याद है ये सोच करके लिया था कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या सिविल सर्विसेज में एक सब्जेक्ट है। तो उनका कहीं ना कहीं ये बैक ऑफ द माइंड एक सपना रहा होगा कि उधर लीड करना है। तो अच्छा, जहाँ तक सिविल सर्वेंट्स का ऑफकोर्स ये तो फ़र्क पड़ता है कि आपके घर में माहौल क्या है। अगर आपके घर में पहले से कोई सिविल सर्विसेज में है, कोई स्टेट सिविल सर्विस में है या पुलिस में है, तो वो जनरली अपने बच्चों को उस तरफ आगे लेके जाने की कोशिश करते हैं कि बच्चा भी इधर कुछ अच्छा करे गवर्नमेंट सर्विस में। ओके सर, जैसे बट मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा बीच में कि ऐसे, क्योंकि मेरे जब डैड अगर राजस्थान पुलिस सर्विस में गए, तो उनके डैड पर जो है मेरे दादाजी वो एक किसान थे। ओके। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि अगर किसी के पिताजी आईएएस है तो उसने आईएएस ही बनना है, या किसी का पिता किसान है तो उन्होंने किसान ही बनना है। किसानों के बच्चे आईएएस बन रहे हैं, आईएएस का बच्चा किसानी भी कर रहा है, ऐसा भी है। आजकल तो लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। मेरा एक खुद का दोस्त है जिसके डैड आईएएस थे, वो अकेडमी में डायरेक्टर थे। वो आज मोहाली में जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग करता है, एक फार्म स्टे चलाता है। तो ये मत सोचिए कि अगर किसी का पिताजी आईएएस है तो आईएएस बनना उसके लिए ईजी है। एग्ज़ाम सबके लिए सेम है। पढ़ाई किसने कितनी करी है, मेहनत किसने कितनी करी है, उस पर डिपेंड करता है कि आपको रिजल्ट क्या बनने वाला है। राइट। आई थिंक आपके फादर काफ़ी 30-40 साल पहले सर्विस कर रहे होंगे, तो आप उनसे डे टू डे कनेक्ट तो रहे ही होंगे, वो आते होंगे अपनी स्टोरी बताते रहे होंगे, तो कैसे वो अपनी सर्विस के दौरान उस टाइम पे चैलेंजिंग थे और आज आप आईएएस ऑफिसर बन गए, तो क्या ड्रास्टिकली चेंज हुआ है? मेरे डैड एक्चुअली पुलिस में थे, तो पुलिस का काम थोड़ा जो है सिविल सर्विस में जो आईएएस का काम है उससे थोड़ा डिफरेंट है। पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, कोई अपराध हो रहा है अपराधी को पकड़ना, तो पुलिस का काम डिफरेंट होता है। जो मेरा, क्योंकि मैंने होम डिपार्टमेंट में काफ़ी समय लगाया हुआ है, तो उसके अंदर मैं एडिशनल सेक्रेटरी था। उस समय मैं जो पंजाब पुलिस सर्विस के ऑफिसर्स हैं उनको डील करता होता था कि उनके जो मामले हैं सर्विस से रिलेटेड। बट पुलिस का काम डिफरेंट है, मेरा एज एन आईएएस ऑफिसर एज एन एडमिनिस्ट्रेटर काम डिफरेंट है। बट दोनों ही जो है, पुलिस हो चाहे आईएएस हो आईपीएस हो, सभी जो है सरकार के लिए, सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं। ओके। आपके फादर ने आई थिंक एक बहुत लंबा टाइम गुजारा है सर्विस में, अभी वो रिटायर्ड हो गए हैं या फिर सर्विस में? मेरे पापा काफ़ी पहले रिटायर हो गए। काफ़ी पहले रिटायर्ड हो गए। सो आपको क्या लगता है कि वो डीएसपी रहे तो उन्होंने कितना, मतलब एक है ना वेल्थ ग्रोथ कर ली होगी काइंड ऑफ, जैसे देखा जाता है कि सोशल ग्रोथ बहुत ज़्यादा है अगर आप आईएएस या फिर सिविल सर्विसेज में डीएसपी या फिर एसडीएम कोई भी पोस्ट पर जाते हो, बट फाइनेंशियली क्या लगता है आपको किस तरीके की ग्रोथ हो पाती है? फाइनेंशियली गवर्नमेंट जॉब जो है एक ठीक ठाक जॉब है। अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो अच्छा है बिजनेस करो। अगर आप रिस्पेक्ट कमाना चाहते हो सोसाइटी में, अगर आपको जो है एक रिकॉग्निशन चाहिए, तो उसके लिए आईएएस का जॉब या कोई भी जॉब जिसमें रिकॉग्निशन मिलती है वो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपका ओरिएंटेशन है कि मुझे पैसा कमाना है, तो आप बिज़नेस कर लीजिए, कोई दुकान खोल लीजिए। उसके लिए आपको आईएएस बनने की या आरपीएस बनने की क्या ज़रूरत है।
तो आपका अभी बंगलो है या फिर आप एक मैं नॉर्मल घर एक में रहते हो? रेंटेड फ्लैट में रहता हूँ मैं। तो आपके फादर ने बंगलो नहीं बनवाया? नहीं जनरली नहीं। ये देखा जाता है कि जितने भी सिविल सर्विसेज से रिटायर्ड होते हैं ऑफिसर, बाद में एक अच्छा सा घर बना के अपना रिटायरमेंट एंजॉय करते हैं। देखिए मेरे जितना मेरे को अनुभव है, हर तरह का इंसान आपको मिलेगा सिविल सर्विसेज में, आईएएस में, आईपीएस में। आपको एक ईमानदार से ईमानदार आदमी जो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी रहा है वो भी मिलेगा, और करप्ट से करप्ट आदमी जो कि जेल की हवा खा रहा है वो भी मिलेगा। मैं एक नॉर्मल लाइफ जी रहा हूँ, एक रेंटेड घर में रहता हूँ, और जो नॉर्मल सैलरी मिलती है उससे मेरा काम चलता है। क्योंकि न्यूज़ भी क्या है कि आपको पेपर में उसकी फ़ोटो देखने की मिलेगी जो कि किसी गबन के अंदर कहीं अंदर गया है जेल में। तो आपको खबर हमेशा नेगेटिव मिलती है आईएएस के लिए या आईपीएस के लिए। बट जो 4000 आईएएस ऑफिसर्स हैं, उनमें से एक नेगेटिव ऑफिसर की खबर देख करके आप एक व्यू पॉइंट बना लेते हैं कि सभी ऑफिसर्स ऐसे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। जितना मेरे को देखने में आया है कि 99.99% ऑफिसर्स अच्छे होते हैं और परफॉर्म करते हैं। एक डिफ़िकल्ट जॉब है यहाँ पे काम करना और परफॉर्म करना। तो एक ऐसा एक न्यूज़ पढ़ के एक माइंडसेट बना लेना, ये सुधारने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं लोगों को भी सुधार की ज़रूरत है। राइट, आपको करीब 12 ईयर हो चुके हैं सर्विस करते हुए। तो अगर मैं आपसे एक वर्ड में जानना चाहूँ, कैसा रहा आपका ये जॉब का टाइम? बहुत अच्छा सफ़र रहा और सफ़र चल रहा है, और मुझे आशा है कि आगे भी चलता रहेगा अच्छी तरीके से जैसे अभी तक चला है। अच्छा। राइट, आपका स्टार्टिंग का पोस्टिंग किस पोस्ट पे हुआ था? और अभी आप जैसे सेक्रेटरी हैं वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के, तो अभी क्या काम करना होता है? ये सबसे पहला पोस्टिंग तो देखिए ट्रेनिंग के बाद में एसडीएम का ही होता है। तो जो मेरा एसडीएम फगवाड़ा का पोस्टिंग था, तो वहाँ पे मैं 1 डेढ़ साल रहा था। उसके बाद में मैं कई और पोस्ट पे भी रहा, एडीसी भी रहा, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर भी रहा, एडिशनल सेक्रेटरी होम और रेवेन्यू में भी रहा। उसके बाद में अभी मैं स्पेशल सेक्रेटरी वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट में हूँ। वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट में जो मेरा मेजर काम होता है वो होता है कि जो भी विमेन एंड चिल्ड्रन रिलेटेड जो भी डिफ़िकल्टीज़ हैं, आप सोसाइटी को देखते हो, आप समाज को देखते हो। कोई ऑफिसर है वो भी समाज में ही रह रहा है, वो समाज से दूर तो रह नहीं रहा है। राइट। तो जो मुझे समस्याएं दिखती हैं, जिनके ऊपर मैं काम कर सकता हूँ, उनके ऊपर मैं काम करने की कोशिश करता हूँ, ताकि जैसा आज सिनारियो है विमेन सेक्टर में कह लीजिए चाहे चाइल्ड सेक्टर में कह लीजिए, वो इम्प्रूव हो। आज जो सिचुएशंस, आज जो प्रॉब्लम्स है विमेन की, 15 साल बाद में उसमें इम्प्रूवमेंट हो। यही हमारा एक काम करने के लिए तरीका रहता है। ओके, जैसे कि आप जयपुर राजस्थान से बिलोंग करते हैं और आप अभी चंडीगढ़ में जॉब करते हैं, तो कैसा लगता है वो इन्वायरमेंटल चेंज जो हुआ आपके साथ? कि मैं जयपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, बट मेरे क्योंकि डैड एक ट्रांसफरेबल जॉब में थे, तो मैं राजस्थान में भी पहले कई शहरों में मूव किया। सबसे पहले मैं उदयपुर में रहा, 10th क्लास में मैं डूंगरपुर एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे रहा। उसके बाद मैं आईआईटी की कोचिंग के लिए मैं कोटा गया। फिर कोटा में जाने के बाद बॉम्बे में रहा मैं 4-5 साल। फिर दिल्ली की प्रिपरेशन, यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए दिल्ली आया। उसके बाद में मसूरी गया। अब तो मैं कम से कम ज़्यादा नहीं तो 20-25 शहरों में साल साल, 1.5 साल, कहीं पे 2 साल, कहीं 6 महीने से मैंने समय निकाला हुआ है। ओके, चंडीगढ़ एक बहुत अच्छा शहर है, राइट। सिटी ब्यूटीफुल कहते हैं। तो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा अच्छा वहाँ पे लगा? इंडिया के तो एटलीस्ट बेस्ट शहरों में से एक है। तो राइट। अच्छा लग रहा है। ओके, सो कभी गवर्नमेंट से शिकायत है आपको इसको लेकर कि बार बार ट्रांसफ़र होता है, चेंजेस होते हैं, नहीं, ये जगह बदलनी पड़ती है? पार्ट ऑफ जॉब है। ये डिज़ाइन इस तरीके से किया हुआ है कि ट्रांसफ़र हो, जगह बदले। क्योंकि अगर आप एक जगह पे एक डिपार्टमेंट में काफ़ी समय पे रहेंगे तो तो करप्शन करने लग जाएंगे? हो सकता है करप्शन करने लग जाए। इसलिए क्या क्या लॉजिक होता है? यही लॉजिक है कि ओके। अगर आप एक जगह पे अगर एक ही जगह पे अगर 10-10 साल रहेंगे, 20-20 साल रहेंगे, तो आप वेस्टेड इंटरेस्ट डेवलप कर लेंगे। वेस्टेड इंटरेस्ट किस तरीके से मैनिफेस्ट होता है वो अलग चीज़ है। तो बट इसीलिए कोई भी जो, और आप खुद के लिए भी अच्छा है। अगर आपका आईएएस का सबसे पहले सेलिंग पॉइंट क्या है, यही है कि आप अलग अलग जॉब कर सकते हैं। कभी होम में रहेंगे, कभी रेवेन्यू में रहेंगे, कभी कॉर्पोरेशन में रहेंगे, कभी वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट में रहेंगे। आप कोई भी एक काम करते हैं, 1 साल करेंगे, 2 साल करेंगे, तीसरी साल आप खुद बोर होने लग जाएंगे। तो जो नोवेल्टी फैक्टर है, नया काम करने का जो है, नया सीखने का जो है, वो मौका आपको आईएएस में मिलता है। ओके, आईआईटी बॉम्बे जैसे आपने बताया सबका ड्रीम होता है आईआईटी बॉम्बे में पढ़े, तो वहाँ पे रैगिंग वगैरह आपके साथ हुई कभी? रैगिंग तो होती थी, अच्छी रैगिंग होती थी हमारी तो आईआईटी के अंदर। और आपने भी करी किसी की? धीरे धीरे रैगिंग का जो माहौल, क्योंकि बाद में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के हाँ। हिसाब से काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गया था। जब मैं अंदर गया था 2004 के अंदर,
तब ठीक ठाक रैगिंग होती थी। जब मैं बाहर आया 2009 में, तब तक रैगिंग काफ़ी कम हो चुकी थी। और जो इंट्रो सेशंस आपके कह लो इंट्रो, वो वैसा होता था। बाकी शुरू में रैगिंग काफ़ी थी, फिर बाद में कम हो गई। ओके, एक जनरली काफ़ी पॉपुलर वर्ड हो रखा है, स्लैंग हो रखा है कि जो आईआईटीएन होते हैं वो हर जगह फिट हो जाते हैं। काइंड ऑफ अगर हम यूपीएससी में देखें तो आईआईटीएंस का जो नंबर ऑफ सिलेक्शन है वो ठीक ठाक रहता है। तो आपको क्या लगता है आईआईटी ऐसा क्या सिखाता है जो कि कोई भी चीज़ में फिट हो जाते हैं? नहीं, आईआईटी क्या सिखाता है नहीं, इससे ज़्यादा आपको जानना है ज़रूरी कि आईआईटीएन बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। सबसे पहले जो मैं कोटा गया था 11th-12th क्लास में, 2 साल मैंने वहाँ लगाए। तो मैंने वहाँ पे डेली 8-9 घंटे मेहनत करना सीखी। ओके। और मेहनत करके, पढ़ाई करके जो है, आपका अपने आप ही फिर बुद्धि दिमाग चलने लग जाती है। हाँ। तो जो बाकी नॉर्मल बच्चा 11th क्लास में वो मस्ती मार रहा होता है, जो आईआईटी जाने वाला वहाँ कोटा में जाके कोचिंग कर रहा होता है, हर दिन 10 घंटे मेहनत करता है। जब मैं वापस यहाँ मुखर्जी नगर आया, तो मेरा ये बैकग्राउंड था आईआईटी में जाके मेहनत करने का। जो आप कॉलेज से सीधा मस्ती करता हुआ अगर यहाँ पे कोई इंसान आएगा, तो उसके लिए डिफ़िकल्ट होगा 8-8, 10-10 घंटे मेहनत करना। जिसने पहले ये मेहनत की हुई है कोटा में, जिसने पहले 8-8, 10 घंटे मेहनत की हुई है, उसके लिए ईज़ी है। तो इसीलिए आईआईटीएन जो होता है इंटेलिजेंट भी होता है और मेहनती भी होता है। काइंड ऑफ एक डिसिप्लिन इंसान बन जाते हैं वो अगर आईआईटी का एग्ज़ाम क्रैक करते हैं। सो वही डिसिप्लिन यूपीएससी में भी हेल्प करता है, फिर अदर जो काम करते हैं उसमें आई थिंक। यस, यस। ओके, आपने जिक्र किया मुखर्जी नगर आप आए थे, तो आपने कोचिंग ली थी सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए? हाँ, मुखर्जी नगर जब मैं आया था तो मुझे याद है ये 2009 अप्रैल में मैं मुखर्जी नगर आया था। और उस वक्त प्रीलिम्स में 1 महीना था। और उस वक्त जो है आपका जो प्रीलिम्स सब्जेक्ट होता है उसके अंदर एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता था और एक जीएस सब्जेक्ट होता था। जैसे अभी 2 जीएस 1 जीएस 2 होता है, सी सेट और जीएस 1, वैसे उस वक्त जो है एक ऑप्शनल सब्जेक्ट था, एक जीएस सब्जेक्ट था। तो मैंने शुरू में कोई कोचिंग नहीं ली थी क्योंकि मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग अपना ऑप्शनल रखा था प्रीलिम्स के लिए। हाँ। और जीएस के लिए मैंने जो है खुद से प्रिपरेशन करी थी। प्रीलिम्स के बाद में मैंने जब डिसाइड किया कि अब मैंने क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तो मैंने एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और एक पाली लिटरेचर करके 2 सब्जेक्ट चूज़ किए थे। तो फिर उनका, क्योंकि थोड़ा पाली के लिए आपको, मेरा वैसे संस्कृत का बैकग्राउंड था, हिंदी का बैकग्राउंड था, पर उसके लिए थोड़ा मैंने कहीं से दोनों के लिए फिर बाद में, तो आप क्योंकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स रहे हैं? 10th तक मैं हिंदी मीडियम में था। ओके। हाँ, उसके बाद में 10th तक हिंदी मीडियम में था। 11th में जब मैं कोटा गया तब मेरा इंग्लिश मीडियम हुआ। उस समय मेरे को काफ़ी डिफ़िकल्टी भी आई इस चीज़ के कारण, बट फिर क्योंकि मैंने 10th से 11th में जो है जब चेंज किया तो मैंने फिर कोप अप किया, जो भी मेहनत करनी थी वो मेहनत करी और आगे बढ़ा। बट जब मैंने 10th तक ये जो हिंदी और संस्कृत सीखी थी, इसका मेरे को पाली में काफ़ी फ़ायदा हुआ। ओके। यस। सर, अब हम आपके आईएएस जर्नी से रिलेटेड पूछते हैं कि आईएएस क्या काम करते हैं, किस तरीके से चीज़ें होती हैं। सो क्या पावर होती है आईएएस ऑफिसर्स के पास, अगर हम आपसे जानना चाहें? आईएएस ऑफिसर के पास में जो है पावर्स क्या होती हैं, ये डिपेंड करता है वो किस पोस्ट पे काम कर रहे हैं। यस। आईएएस ऑफिसर जनरली या तो फील्ड में काम करते हैं एज एसडीएम, एज एडीएम, एज म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर, एज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, या फिर वो स्टेट गवर्नमेंट में काम करते हैं एज स्पेशल सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काम कर रहे होते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, या स्टेट गवर्नमेंट, या फिर फील्ड कोई डिस्ट्रिक्ट पोस्ट। तो इन तीनों में क्या, आप म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जब मैं था तब मेरी अलग पावर थी, अलग काम था। जब एसडीएम एडीएम था तब अलग काम था। जब होम डिपार्टमेंट में था तब अलग पावर थी, अलग काम था। जब रेवेन्यू डिपार्टमेंट में था तब अलग काम था। होम डिपार्टमेंट में मैंने जो है पुलिस के मुद्दे सुनने होते थे, जो सरकार का जो पुलिस का डिपार्टमेंट हो गया, जो डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन लिटिगेशन, जो वकीलों का डिपार्टमेंट हो गया, उनसे रिलेटेड काम करता था। जब रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आए तो जो ज़मीनों से रिलेटेड मुद्दे होते हैं, जो तहसीलदार, पटवारी, एसडीएम, इनफैक्ट डीएम, ये सारे जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंडर आते हैं, उनसे रिलेटेड काम करते थे। विमेन चाइल्ड डेवलपमेंट में जो है औरतों के बच्चों से रिलेटेड जो मुद्दे, उनसे काम करते हैं। राइट। ओके। सर, जैसे कि आपने अभी अपने एक्सपीरियंस बताया कि आपने इस डिपार्टमेंट में ये इस तरीके की चीज़ें करनी होती है। सर, अभी कोई ऐसा स्टोरी लाइन रहा हो जो कि काफ़ी आपको इंस्पायर करा हो काम करते हुए, या फिर कुछ अलग सी चीज़ आपके सामने कोई पर्सन आए हो, कुछ अलग सी डिमांड हो, या फिर अलग सा कोई केस आपने सॉल्व किया हो?
नहीं, इसमें देखिए जैसे क्या होता है कि अभी मान लीजिए रिसेंटली मैं एक हमारा वृद्धाश्रम है, हम्म, तो वहाँ पे गया तो वृद्धाश्रम में सारे बूढ़े लोग बैठे होते हैं। कोई किसी कारण से वृद्धाश्रम में, कोई किसी कारण से वृद्धाश्रम में है। वहाँ पे मुझे एक वृद्ध महिला मिली जिनका कोई नहीं है आज लाइफ में। तो वृद्धाश्रम में भी जो सरकारी कर्मचारी कितना कमिटेड है, कितनी बात सुनता है, अब वो उनके लिए बेसिक अरेंजमेंट्स कर देंगे, बट कई बार लोगों को बात करने के लिए लोग नहीं मिलते। हाँ, तो ऐसे काफ़ी अनुभव रहे हैं जहाँ पे अब उनसे बैठे, बात करी, उनको बहुत ऐसे कई बार आपको मौका मिल जाता है जिसमें आप बच्चों की, बूढ़ों की, गरीबों की मदद कर पाते हैं। और ऐसी एक कहानी तो क्या बताऊँ, ऐसी काफ़ी कहानियाँ होती हैं। जैसे मैं जब फरीदकोट में था, तो मुझे याद है मैं वहाँ पे रेड क्रॉस में से लोगों को वैसे ही राशन दे दिया होता था। तो जब लोगों को पता चला कि कोई नीडी जब अगर सर के पास चला जाता है, तो सर राशन वगैरह दे देते होते हैं उसको। तो किसी ने गुरुद्वारा में अनाउंसमेंट करा दिया। नेक्स्ट डे मैंने देखा तो वहाँ पे 500 औरतें आके खड़ी हुई है मेरे राशन लेने के लिए। अच्छा, तो फिर मैंने उनको बताया कि जो है ये राशन अब हमने विधवा को और ज़रूरतमंद को ही देना है। राइट। हाँ, तो ऐसा भी हो जाता है, बट जहाँ पे भी मदद करने की एक मौका मिलता है, वहाँ पे हमेशा लोगों की मदद करी है। और ऐसे काफ़ी एक्सपीरियंसेस रहे हैं जहाँ पे कभी कोई बूढ़ा हो गया, कभी कोई बच्चा हो गया, कभी और नीडी हो गया, जिनको हमेशा मदद करी है कोशिश करके। राइट, आईएएस ऑफिसर्स को काफ़ी शार्प माइंडेड देखा जाता है। तो आपको क्या लगता है कि आप बाकी जो नॉर्मल जो लोग हैं उनसे थोड़ा बहुत कुछ अलग आपके पास है चीज़ें जिससे कि आप बाकी चीज़ों को मैनेज कर पाते हैं? नहीं, देखिए जो मुझे लगता है कि जो एक सबसे पहली चीज़ तो यही है कि अगर आप मेहनती हैं कि नहीं है। क्योंकि आईएएस में आने के लिए ही आपको इतनी मेहनत करनी पड़ जाती है। तो सबसे पहला तो आपका यही मेहनती होना, अपने टाइम की रिस्पेक्ट करना, और अच्छे से आज 24 घंटे में कोई आदमी 24 घंटे बर्बाद कर दे रहा है। कोई 24 घंटे में से 14 घंटे अपना जो मेहनत करनी है, जिस भी काम के लिए कोशिश कर रहा है वो उसके लिए मेहनत कर रहा है। तो सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज़ तो मेहनती होना ही है। अगर मैं तो जब गाँव में था, गाँव से जब जयपुर गया, तो मुझे पहली बार जब इंग्लिश की बुक पकड़ा दी तो मेरे को बड़ी तकलीफ़ आई थी। तो पर मेहनती थे तो कोशिश कर कर के कोई भी चीज़, देखिए शुरू से कोई भी माँ के पेट से इंग्लिश बोलता हुआ पैदा नहीं होता, या माँ के पेट से कोई इंटेलिजेंट या डफर नहीं होता। एक चीज़ जो आपके बस में है वो है मेहनत करना। अगर आप मेहनत कर सकते हो तो आप एक बार ही पढ़ोगे, 2 बार ही पढ़ोगे, तीसरी बारी में अपने आप समझ में आ जाएगा अगर नहीं आ रहा है तो। अगर कोई बिल्कुल कामचोर है, तो इंटेलिजेंट है तो भी उसके बाद में भी हो सकता है उसका सिलेक्शन ना हो। किसी ने कहा भी है कि योर सक्सेस इज़ 10% इंस्पिरेशन, 90% परस्पिरेशन। मतलब कि आप जितना मर्जी इंटेलिजेंट हो, इंस्पायर्ड हो, अगर आप मेहनत नहीं कर पा रहे हैं तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे जो आप देखना चाहते हैं। तो राइट। तो अगर आईएएस में आ रहे हैं तो सबसे पहले मेहनती होना। उसके बाद में आप जब ऑन द जॉब इतना टाइम लगाते हैं, इतने लोगों से मिलते हैं, तो आपका अपने आप ही इमोशनल इंटेलिजेंस कह लीजिए, चाहे आपका एनालिसिस का पावर कह लीजिए, या लोगों को समझने की शक्ति कह लीजिए, वो धीरे धीरे अपने आप ही बढ़ती है समय के साथ में। ओके, सर जैसे कि जो जन सुनवाई होती है तो उसमें जो जनरल लोग आते हैं तो कैसे डायरेक्टली वो ऑफिसर को रीच कर सकते हैं जिससे कि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि छोटे लेवल पे पुलिस से कोई प्रॉब्लम आ रही है, एचएसओ से कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो उनकी बातों को नहीं सुन रहा है, तो जनरली लोग होते हैं एसपी या कलेक्टर के पास जाने का ट्राई करते हैं, तो वो कैसे रीच कर सकते हैं? देखिए जनरली जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स होते हैं वहाँ पे हर ऑफिसर ने कुछ ना कुछ एक टाइम फिक्स किया होता है कि 1 घंटा मैंने लोगों से, 2 घंटा में लोगों से मिलना है, उनकी बात सुननी है। उसके अलावा भी आप जो है, अगर आपका जो भी उनका स्टाफ होता है, पीए होता है या जो भी पर्सनल स्टाफ होता है, उनको पता होता है कि ये ऑफिसर कितना दूसरे लोगों से मिलने में इंटरेस्टेड है। कई लोग होते हैं जो पब्लिक को मिलने में, उनकी सुनवाई करने में इंटरेस्टेड होते हैं। कई लोग थोड़ा पब्लिक से इतना नहीं मिलते हैं, बट ज़्यादातर लोग 99% लोग जो है लोगों से मिलने में, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड होते होते हैं। और हैं तभी ये जॉब को उन्होंने सेलेक्ट हाँ, किया। बट क्योंकि देखिए सब बिजी होते हैं, जो आप काम कर रहे होते हैं वो इजी काम नहीं है, और सब काफ़ी ज़्यादा आपको काम करना होता है। तो इसलिए लोग जो लोगों से मिलने का एक अलग समय मेरे ख्याल से निकाल के रखते हैं, और उस समय में आप जाकर के अगर मिलते हैं तो आपको मिलने का मौका मिलता है। जैसे कि सर आप पंजाब चंडीगढ़ में हैं, तो अगर चंडीगढ़ इंडस्ट्री में देखी जाए जो म्यूज़िक है उसमें ज़्यादातर बड़ी बड़ी कार्स और वेपन्स का यूज़ ज़्यादा रहता है,
और वो उस तरीके से इन्फ्लुएंस हो के जो कह सकते हैं लिरिक्स होते हैं गाने के वो लिखते हैं। तो इन सब चीज़ों से जो लोकल यूथ है वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस होता है? देखिए, जो ये सिंगर्स हैं या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनको एक बात तो समझ लेनी चाहिए कि जो इनका काम कर रहे हैं, ये इससे प्रभाव पड़ता है लोगों पे। जी, बिल्कुल। और अगर आप ये फैलाएँगे हमेशा कि ये खरीद ली बंदूक और वो चला दिया, उसको मार दिया, तो ये कहीं कोई पॉज़िटिव इन्फ्लुएंस तो है नहीं सोसाइटी के लिए। वॉयलेंस बढ़ाने का काम करेगा सोसाइटी में, व्हिच इज़ नॉट गुड। तो और इनफैक्ट इसमें तो सरकार जो है इनके अगेंस्ट काम भी करती रहती है। अगर कोई ऐसा कुछ होता है जिसके अंदर ज़्यादा कुछ गलत लिरिक्स हैं, तो उसके अंदर लोगों के खिलाफ एफआईआर भी होती है। तो अगर म्यूज़िक है, म्यूज़िक का काम है आपके लिए, जिसको हार्मनी भी कहते हैं, म्यूज़िक है वो आपके लिए पीस लाने के लिए है आपके जीवन में। एक आर्ट अगर कोई आप डेवलप कर रहे हैं, तो वो आपको लेके जाना चाहिए अच्छे शांतिमय माहौल की तरफ, एक प्लेज़ेंट माहौल की तरफ। आप उसको अगर जोड़ रहे हैं गुंडागर्दी से, गोलीबारी से, तो फिर वो सही नहीं है। तो राइट सर। सर आजकल यूथ काफ़ी डिस्ट्रैक्ट रहता है अपने करियर पाथ्स को चूज़ करने में। सो आपके अकॉर्डिंग आज के सिनेरियो को देखें इंडिया के, तो क्या बेस्ट करियर पाथ्स हो सकते हैं, ऑप्शंस हो सकते हैं? जैसे कि आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं और डिफरेंट करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सबसे पहले तो मेरे ख्याल से एक अच्छा कॉलेज अगर किसी को मिल जाए, तो वो बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप देखिए, आज इंडिया के जो गाँव हैं या छोटे शहर हैं, उनमें काफ़ी लोग रह रहे हैं। और जो बड़े शहरों में ऑफ कोर्स लोग रहते हैं, तो उनको अच्छा अपॉर्च्युनिटी रहता है, उनका अच्छा एक्सपोज़र रहता है। जो गाँव में या छोटे शहर में कोई भी इंसान है, उसको पहले ट्राई करना चाहिए कि अच्छे कॉलेज में मुझे एजुकेशन मिल जाए। हुँ, अच्छे कॉलेज में एजुकेशन मिलेगा तो आपका माइंड भी ओपन अप होगा, आपके लिए अपॉर्च्युनिटीज़ भी ओपन अप होंगे। उसके अंदर अगर आपने जो कॉलेज, ऑफ कोर्स जो इंजीनियरिंग और मेडिकल तो इंडिया के पेरेंट्स का टॉप फेवरेट रहा है, बट उसके बाद में सीए वगैरह भी अगर कुछ कर रहे हैं, कॉलेज के बाद में आपके पास मेजर 3 अपॉर्च्युनिटीज़ रहती है। या तो आप कोई गवर्नमेंट सर्विस की तरफ जाइए, या खुद का बिज़नेस करिए, या किसी बिज़नेसमैन के पास जाके नौकरी करिए, या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करिए। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आप जो है खुद से काम करते हैं। ये 4 ऑप्शंस हैं आपके पास में, राइट। गवर्नमेंट जॉब, बिज़नेस, एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड। तो गवर्नमेंट जॉब अगर अच्छा, हमेशा से वैल्यू किया है मेरे ख्याल से इंडियंस ने गवर्नमेंट जॉब्स को, तो अच्छा ऑप्शन है। आईएएस की तरफ बढ़ सकते हैं, यूपीएससी की कोशिश कर सकते हैं, स्टेट सिविल सर्विसेज की कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका बिज़नेस एक्यूमेन है, बिज़नेस की तरफ इंटरेस्टेड है, तो बिज़नेस का कोशिश कर सकते हैं। और नहीं अदरवाइज़ एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। राइट, हम कैरियर ऑप्शन की बात कर रहे हैं तो आपसे एक पर्सनली सवाल, आपके जैसे सन या डॉटर होंगे, हुँ। आपने अपने फादर का जो सपना था आईएएस बनना था उन्होंने वो चूज़ किया, आप अपने सन या डॉटर को उनका खुद का डिसीजन लेने के लिए बोलेंगे कि आपको जो करियर पाथ चूज़ करना है, या फिर आप अपनी इच्छाएं रखेंगे कि आप ये कर सकते हो या फिर आप मेरे तरह आईएएस बन सकते हो, आप क्या सजेस्ट करोगे? नहीं, देखिए, जो कोई भी बच्चा है, सबसे पहले उसके कैपेबिलिटीज़ खुद के किस तरफ ज़्यादा अच्छे हैं, हम्म, उसका किस तरफ इंक्लिनेशन है, उसको किस तरफ ग्रूम किया जा सकता है, ये देखना ज़रूरी होगा। अगर उसका खुद का कैपेबिलिटीज़, उसका इंटरेस्ट बिज़नेस की तरफ है, बिज़नेस करना चाहता है, बिज़नेस करे। उसका अगर इंटरेस्ट है गवर्नमेंट में आके सर्व करना, गवर्नमेंट में सर्व करे। तो ये कोई भी, हर पेरेंट्स को भी मैं यही कहूँगा कि पहले देखें कि बच्चे का खुद का ओरिएंटेशन क्या है, खुद का इंटरेस्ट क्या है, बजाय उसको प्रेशराइज़ करने के, फ़ोर्स करने के, किस तरफ जाओ। ओके, जैसे कि आपका हॉबीज़ काफ़ी सारे होंगे, जैसे कि आपने बुक भी लिखी है फेलिंग फॉरवर्ड, जो कि आई थिंक यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी सूटेबल है, उसमें आपने काफ़ी अलग अलग एक्सपीरियंस डाले। सो क्या उस बुक में ऐसा लिखा है कि जो स्टूडेंट्स को काफ़ी हेल्प करेगा? मैंने फेलिंग फॉरवर्ड में अपनी जर्नी शेयर करी है, और साथ में जो मुझे लगता है कुछ टिप्स जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, कि ये क्वालिटीज़ तो आपको डेवलप करनी ही चाहिए लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। नॉट ओनली फॉर आईएएस, बट कोई भी प्रोफेशन आप कर रहे हो, अगर आप यंग प्रोफेशनल हैं, यंग बिजनेसमैन हैं, कुछ क्वालिटीज़ अगर आप में नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो फेलिंग फॉरवर्ड में मैंने अपनी जर्नी लिखी है, और उसमें जो मेरे को लगता है कि जो लर्निंग्स मुझे जो मिली हैं, और जो लोगों को एम्बाइब करनी चाहिए, वो मैंने शेयर करी है उसके अंदर। राइट, और क्या हॉबीज़ आप रखते हैं सर? मेरा योगा का हॉबी है, मेडिटेशन का हॉबी है, थोड़ा मैं सिंगिंग कर लेता हूँ। सिंगिंग कर लेते हैं, कोई एक दो लिरिक्स सुनाना चाहें सर?
एक हेमंत कुमार का सॉन्ग है जाने वो कैसे, उसके मैं 2 लाइन सुनाता हूँ आपको। हाँ। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। ओके, सो किसको डेडिकेट किया है आपने ये सॉन्ग? नहीं, ये मेरे को ओल्ड सॉन्ग्स पसंद है, डेडिकेट अभी मैंने किया नहीं। जब मैं आगे मेरे ख्याल से कुछ कवर सॉन्ग्स रिकॉर्ड करूँगा अच्छा। पुराने, तो तब मैं डेडिकेट भी करूँगा। आप देखिए जो पुराने सॉन्ग्स थे उनमें मीनिंगफुल थे, उनमें एक भावना थी। और आज के जो सॉन्ग्स हैं वो सौसेबाजी और वल्गैरिटी है, वल्गैरिटी फैला रहे हैं। कोई भी वल्गर चीज़ जल्दी ध्यान आपका आकर्षित करती है। पर मेरा यही मैसेज है कि वो लॉन्ग टर्म के लिए किसी के लिए जो है ठीक नहीं है। सो एक डिसिप्लिन लाइफ एंजॉय करने के लिए क्या, मतलब कह सकते हैं, टिप्स देना चाहेंगे आप? जो मुझे लगता है 4 चीज़ें हर आदमी के लाइफ में इम्पोर्टेंट है, वो ये है। नंबर 1, आपके पास एक गोल ज़रूर होना चाहिए। आप जीवन में जहाँ पे भी हैं, एक विज़न, एक सपना, एक गोल होना ज़रूरी है। अगर आपके पास एक विज़न, एक सपना, एक गोल नहीं है, तो आप एक बिना कंपास के शिप की तरह हैं जो इधर से उधर भटक रहा है। तो एक विज़न बनाइए, एक गोल बनाइए। नंबर जो 2 चीज़ मुझे लगती है इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि अगर आपका कमिटमेंट है उस विज़न की तरफ, उस गोल की तरफ, तो एक अच्छा वर्क एथिक डेवलप करना कि आप दिन में उस सपने के लिए, उस गोल के लिए मेहनत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अच्छे वर्क एथिक में अच्छा टाइम मैनेजमेंट, जैसे मैंने बताया कि पैसे खर्च करोगे वापस मिल जाएँगे, गुज़रा हुआ समय वापस नहीं मिलेगा। तो समय को सही से सदुपयोग करना, वो ज़रूरी है। और दूसरा ये कि अच्छे हैबिट्स डेवलप करना। कई बारी देखिए एक आदमी जो है अपने हैबिट्स का गुलाम ही है। कई बारी हम चाहते हुए, ना चाहते हुए ऐसे हैबिट्स डेवलप कर लेते हैं जो बाद में हमें तकलीफ़ देता है। अगर देखें जनरल जो पब्लिक में है, जैसे आप भी एज अ न्यू नॉर्मल लोगों से भी मिलते होंगे ऑफिसर्स के अलावा, तो लोग प्राइवेट सेक्टर्स की जो सर्विसेज है वो लेने में ज़्यादा प्रेफर करते हैं रादर देन की गवर्नमेंट्स की, तो ऐसा क्यों? देखिए जो ग्रास रूट्स पे जो सर्विस प्रोवाइडर है गवर्नमेंट में, आप चाहे पुलिस का कांस्टेबल कह लीजिए जो रेगुलेट कर रहा है ट्रैफिक को, या आप वो पटवारी कह लीजिए जो आपको गवर्नमेंट रिकॉर्ड देने वाला है, या कोई जो विंडो पे कोई एक सर्विस प्रोविज़न करने वाला क्लर्क बैठा हुआ है जिसने आपको कोई सर्विस देनी है। वहाँ पे अभी गवर्नमेंट को सुधार करने की ज़रूरत है। वहाँ पे पॉसिबिलिटी रहती है जिसको पेटी करप्शन आप कहते हो कि ₹100 ₹200 आपसे लेकर के वो कोई आपका काम करना करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अदरवाइज़ जो बिज़नेसेस हैं, उसमें जो आपके नॉर्मल सर्विसेज़ हैं, उसके सर्विस चार्जेज़ होते हैं, वो आपको सर्विस चार्ज लेकर के आपको सर्विस देते हैं। तो उसमें जो करप्शन गवर्नमेंट लेवल पे पेटी करप्शन है, वो ज़्यादा फैला हुआ है, उसको कंट्रोल करना चाहिए। उसके लिए मेरे ख़्याल से जो एम्प्लॉयी के सर्विस बेनिफिट्स हैं, उसकी जो सैलरी है, उसकी तरफ देखा जा सकता है। क्योंकि कई बारी बहुत कम सैलरी बेनिफिट्स ठीक ना हो, तो उस कारण भी लोग इसमें इंडल्ज होते हैं। बिज़नेसेस जो है ऑफ कोर्स ग्राउंड लेवल पे जो बिज़नेस कर रहा है, जो वहाँ पे सर्विस प्रोविज़निंग कर रहा है, तो वो एक सर्विस चार्ज या जो भी फ़ीस लेकर के सर्विस देता है, और कस्टमर के पास ये एक ऑप्शन रहता है कि अगर उसको वहाँ सही सर्विस नहीं मिल रही है, तो वो दूसरे से आकर या दूसरे कंपनी के पास जाए, वहाँ सर्विस ले ले। तो इसलिए मेरे ख्याल से ग्राउंड लेवल पे अभी भी गवर्नमेंट को सुधार करने की काफ़ी ज़रूरत है। आपका जो ऑफिस है और आपका आईएएस पोस्ट है जैसे देखा जाता है, तो मैंने जैसे आपसे पहले बात करी थी कि क्या पावर होते हैं, तो आपने डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट गिनाए थे। तो सारे पोस्ट के साथ जो स्टाफ होता है वो चेंज होता रहता है और नंबर ऑफ स्टाफ भी चेंज हो जाता है। जैसे आजकल अब अगर आप डीएम है तो शायद गनर रहते हैं और भी गाड़ी एक दो एक्स्ट्रा रहते हैं, बट अभी आप जैसे कि सेक्रेटरी है, तो आई थिंक अभी आपको ये फैसिलिटीज़ नहीं मिली। थोड़ा चेंज होता है, पोस्टिंग के हिसाब से आपका स्टाफ वगैरह फैसिलिटीज़ वगैरह थोड़ी चेंज होती रहती है। फील्ड में थोड़ी पोस्टिंग जब होती है तो थोड़ा बंगला वगैरह बड़ा मिल जाता है, थोड़ा स्टाफ ज़्यादा मिल जाता है। सेक्रेटेरिएट में जब आप होते हो तो आपको नॉर्मल, क्योंकि चंडीगढ़ जो है बड़ा शहर है, जी सर। आप किसी छोटे शहर में अगर डीएम वगैरह या कॉर्पोरेशन कमिश्नर होते हो तो वहाँ पे जो है फैसिलिटीज़ बेटर मिलती हैं। बट जो मेरा हमेशा व्यू रहा है वो काम की तरफ रहा है, काम को ज़्यादा मैंने तरजीह दी है फैसिलिटीज़ के बजाय। तो बट फैसिलिटीज़ चेंज होती हैं। जैसे पब्लिक डीलिंग रहती है डीएम एसडीएम पोस्ट में, इसलिए सिक्योरिटी ज़्यादा दी जाती है।
क्योंकि वो अगर किसी पब्लिक का उनके काइंड ऑफ फेवर में काम नहीं किया तो मे बी कुछ थ्रेटन प्रॉब्लम हो जाए इस वजह से। और अगर आप सेक्रेटरी या फिर वैसे पोस्ट में जाते हैं तो आपको पॉलिसी मेकिंग करनी होती है जहाँ की पब्लिक से डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं होता है। बिल्कुल ठीक है आपका ये बात जो आपने बताई। जब आप डिस्ट्रिक्ट में कहीं पोस्टेड होते हो एज एसडीएम, एडीएम, डीएम, कॉर्पोरेशन कमिश्नर जो भी कर लीजिए, तो आपका पब्लिक डीलिंग काफ़ी होता है, क्योंकि जो भी लोगों की समस्याएं होती हैं ग्राउंड लेवल के स्टाफ से, तो आपके पास ही आकर बताते होता है। तो इसलिए वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी होता है सुरक्षा, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा आपको सुरक्षा मिलती है। आप जब सेक्रेटेरिएट में होते हैं तब आपको इतनी ज़्यादा पब्लिक डीलिंग नहीं करनी होती है। आपका काम जो होता है पॉलिसी मेकिंग होता है और एग्ज़ीक्यूशन ऑफ पॉलिसीज़ होता है। तो पब्लिक डीलिंग क्योंकि कम होती है, इसलिए फिर वहाँ पे इतनी ज़्यादा आपको मेरे ख़्याल से सुरक्षा की, सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं होती है। ओके सर, जैसे कि हमारा जो भी संसद है उसमें कोई भी कानून पास होता है वो कैसे रेगुलेट होता है? संसद में एक कानून बना, उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है? कोई पॉलिसी बनी, कैसे होता है? देखिए, सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, उसके अंदर कौन किस चीज़ पे कानून बना सकता है। स्टेट गवर्नमेंट किस मुद्दे पे कानून बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट किस मुद्दे पे कानून बना सकती है। मतलब कि विधानसभाएँ जो हैं राज्यों की, वो किन मुद्दों पर कानून बनाएँगी, वो लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। विधानसभा ने इस मुद्दे पे बनाना है, संसद ने इस मुद्दे पे बनाना है। अब क्योंकि मैं स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहा हूँ, मैं पहले आपको विधानसभा वाला बता देता हूँ। जैसे कि अगर सरकार को लगता है कि इस मुद्दे को रेगुलेट करना है, इसके ऊपर कानून बनाने की ज़रूरत है, तो उसके ऊपर कानून बनाती है, उसके ऊपर रूल्स बनाती है, रेगुलेशंस बनाती है, और उनमें सबकी ड्यूटीज़ डिफाइन होती है कि इसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी का क्या रोल है, सेक्रेटरी का क्या रोल है, डीएम का क्या रोल है, एसडीएम का क्या रोल है। वो सब रूल डिफाइन होने के बाद में जिस जिस लेवल पे जिस जिस ऑफिसर ने जो जो काम करना होता है वो अपनी ड्यूटीज़ निभाता है। सिमिलरली जब संसद कानून बनाती है तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स का भी रोल हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स का भी रोल हो सकता है। तो वो जब कानून बनाते हैं तो उसमें रोल में डिफाइन करते हैं। आगे कानून बनने के बाद में रूल्स बनते हैं, रेगुलेशंस बनते हैं। उसमें और डीपली डिफाइंड होता है कि किस किस ने क्या क्या काम करना है। तो जब कानून बनाने के लिए लॉ मेकर्स है, लेजिस्लेशन है, उसको चलाने के लिए एग्जीक्यूटिव है। जो हमारे सरकार के 3 स्तंभ हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो जो सरकार जिसको हम मानते हैं ब्यूरोक्रेसी प्लस पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, वो एग्जीक्यूटिव है, जो सरकार कानून चलाती है। कानून बनाने का काम लेजिस्लेचर, विधानसभा और संसद है। जुडिशरी उसके लिए है जब अगर कोई सिटीजन का उस कानून के साथ में कोई झगड़ा हो गया तो फिर उसको एडजुडिकेट करने के लिए जुडिशरी। सर, जैसे कि जन सुनवाई के बारे में आपसे मैंने डिस्कस किया था, तो जन सुनवाई में कई बार बहुत सारे फरियादी आते हैं और कई बार उन वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं जो आपने उनको सॉल्यूशन दिया या फिर उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो कोई ऐसी स्टोरी हो जो कि आपको काफ़ी प्रॉब्लम हुई हो या फिर कुछ अलग सा हो जो कि आपने सॉल्व किया हो? हाँ, मुझे फरीदकोट का एक किस्सा याद आता है, जहाँ पे मेरे पास में गाँव से किसान भी आते थे और शहर से लोग भी आते थे। उनका मेजर मुद्दा ये होता था कि शहर में और गाँव में स्ट्रे कैटल काफ़ी बढ़ गया था। तो ओके। वो स्ट्रे कैटल जो है शहर में ट्रैफिक को ख़राब करता था, वहाँ पे एक्सीडेंट होते थे उसके कारण से, और गाँव में वो फसल को ख़राब करता था। हाँ। तो जब मुझे पता चला कि ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो फिर मैंने उसके लिए स्ट्रे कैटल फ्री फरीदकोट एक प्रोजेक्ट भी बनाया और उस प्रोजेक्ट को अच्छे से इम्प्लीमेंट भी किया। उस टाइम पे हमने शहर में से 3-4 हज़ार कैटल जो है उठा करके गौशाला लेके गए। उसके बाद में एक समय था जब फरीदकोट काफ़ी नीट एंड क्लीन सिटी बना था। तो ऐसे फगवाड़े का भी मुझे याद है, जब वहाँ पे तहसील कॉम्प्लेक्स था, तो वहाँ पे इल्लीगल जो एनक्रोचमेंट वकीलों द्वारा थोड़ा किया जा रहा था, उसकी जब शिकायत मिली, लोगों ने करी, तो उस इल्लीगल एनक्रोचमेंट को रुकाया। उसके अलावा तहसील कॉम्प्लेक्स में बेसिक फैसिलिटीज़ लोगों के लिए अच्छी करवाई। तो ये ऐसा होता रहता है जहाँ पे लोगों की शिकायतें आती हैं और अगर वो जेन्युइन होती हैं तो उसके ऊपर काम किया है, ऐसा काफ़ी हुआ है। राइट। सो सर, लास्ट में आपसे हम जानना चाहेंगे जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं जो कि सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सिविल सर्वेंट्स जो एस्पिरेंट्स हैं, जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उनको मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप जुटे रहिए, अपनी मेहनत में लगे रहिए। आपको अगर पहली बारी में सफलता नहीं मिली तो जल्दी हार मत मानिए, क्योंकि आपको हो सकता है कई बारी अगर आप अपना जो है गोल अगर बड़ा बनाते हैं तो उसमें आपको हो सकता है असफलता भी मिले, बट जल्दी हार मत मानिए और अपनी कोशिश में जुटे रहिए। राइट। ओके, सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर लवली मैसेज। फ्रेंड्स, आपने देखा कि सर के साथ हमने डिटेल में डिस्कशन किया
जिसमें सर ने अलग अलग एक्सपेक्ट को अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग शेयर किया। सो डेफिनेटली सर के जो एक्सपीरियंस हैं आपने देखे होंगे और उससे काफ़ी आपको मोटिवेशन साथ ही साथ इन्फॉर्मेशन मिला होगा। सो थैंक यू, जय हिंद।